ठीक। हम्म। हेलो एवरीवन, श्री सुंदरम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आप जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि आज हम बात करेंगे एफएलटी 7 के बारे में, है ना। तो जो हमारा एफएलटी चल रहा है फुल लेंथ टेस्ट, तो आज 7वें नंबर का ये जो टेस्ट है इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और अब बहुत कम समय आपके पास रह गया है, सुपर फास्ट रिवीजन करने का समय है आपके पास, है ना। तो ये चलिए शुरू करते हैं हम। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे आप सब लोग, है ना। चलिए देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला स्टेटमेंट है, मध्य प्रदेश में अरावली एवं अपर विंध्य शैल समूह के बीच एक सीमांत भ्रंश यानी बाउंड्री फॉल्ट स्थित है। बिल्कुल सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट है, नर्मदा घाटी के कुछ भागों में बाघ सीरीज की चट्टानें पाई जाती हैं। पहले तो हम थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, उसके बाद हम फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें सत्य कथन को हमें देखना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, तो ये ऑप्शन सी, एक और दो, ये ऑप्शन सी दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है ना। अब देखिए इसमें समझिएगा आप लोग, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अरावली पर्वत की बात की जा रही है ना। तो हम आपको बता दें कि जो अरावली पर्वत है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है ना। और ये पुरानी श्रृंखला तो है ही, और इसके अलावा ये एक फोल्डिंग माउंटेन है यानी वलित पर्वत है। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी जो है तो गुरु शिखर पर्वत है ना। तो गुरु शिखर पर्वत किस श्रेणी का हिस्सा है, अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, और 1722 मीटर इसकी लंबाई है। तो ये आपको इतना याद रखना है। और दूसरी चीज आपकी यहाँ पे आपको बाघ सीरीज देखने को मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है, बाघ सीरीज। तो देखिए, नर्मदा घाटी के कुछ भागों में जो बाघ सीरीज की चट्टानें पाई जाती हैं, जैसा कि आपको पता है कि नर्मदा नदी जो है, नर्मदा और ताप्ती मध्य प्रदेश की ऐसी दो प्रमुख नदियां हैं जिनका प्रवाह जो है तो पूर्व से पश्चिम की ओर होता है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। और नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, है ना, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो ये जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, तो एस्चुरी के निक्षेपण से, किससे, एस्चुरी के निक्षेपण से, एस्चुरी के निक्षेपण से जो शैल समूह बनता है, जो शैल समूह बनता है एस्चुरी के निक्षेपण से, उसे ही यहाँ पे बाघ सीरीज की चट्टानें बताई जा रही हैं, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख, सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की, है ना। और इसे जीवन रेखा कहा जाता है। टालमी ने इसे क्या कहा है, एक नाम दिया है, नमोदास, है ना। इतनी चीजें आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर सेकंड है, मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। रीवा है, सीधी है, सिंगरौली है, या फिर ऊपर में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी, सिंगरौली, है ना। तो भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, सिंगरौली से गुजरती है, ये आपका बिल्कुल सही है। और 82.5 डिग्री, कितना है, 82.5 डिग्री, इतना ही आपको याद रखना है। 82.5 डिग्री जो है तो देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है। और
एक चीज़ यहाँ पे ये देखिए, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये 3 जिले आपको दिख रहे हैं ना। तो ये तीनों जिले जो है तो किस संभाग के अंतर्गत आते हैं, तो ये रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। और रीवा संभाग में वर्तमान में कितने जिले हैं, 5 जिले आते हैं। और वो 5 जिले कौन कौन से हैं, 3 आप ये देख रहे हैं, स्क्रीन में देख रहे हैं, रीवा है, सीधी है, सिंगरौली है। इसके अलावा सतना है, क्या है, सतना है। और सतना के अलावा जो मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है मऊगंज, है ना, मऊगंज, ये भी जो है तो रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। और यदि पॉपुलेशन की हम बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार रीवा जिले का जो स्थान है तो 5वें नंबर पे ही आता है जनसंख्या की दृष्टिकोण से। ठीक है ना, इतनी चीज़ें आप यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आ गया है। इसमें क्या बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध सागर जिले में स्थित है ना। तो ये जो 4 बांध है, बांध सुजारा है, गंगेऊ है, बीला है और रनगुआ बांध है। तो ये जो चारों बांध है इनमें से ऑप्शन सी बीला बांध, है ना, बीला बांध जो है तो सागर जिले में स्थित है। इसके अलावा बांध सुजारा बांध जो है तो ये छतरपुर में है। कहाँ है, बांध सुजारा छतरपुर में है। गंगेऊ बांध की बात करते हैं तो ये पन्ना जिले में है। वहीं पे रनगुआ बांध भी हमारा कहाँ है, तो छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है ना। अब ये एक चीज आपने नोटिस किया हो अगर, तो देखिए ये सभी क्षेत्र किसके कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो ये सभी बांध जो आ रहे हैं तो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी बांध आ रहे हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, यहाँ पे जनरेटिव एआई के अनुप्रयोगों में शामिल नहीं है। क्या नहीं है, चैटबॉट है, वर्चुअल असिस्टेंट है, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क है या ऑडियो वीडियो फिल्ट्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, ये एआई के अनुप्रयोगों में शामिल नहीं है। इसके अलावा चैटबॉट हो गया, वर्चुअल असिस्टेंट हो गया, आपका ऑडियो वीडियो फिल्ट्रेशन हो गया, तो ये सब जो है तो इसमें शामिल है। क्या नहीं है, ये तो प्रश्न के माध्यम से आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन जनरेटिव एआई के अनुप्रयोगों में क्या चीज़ शामिल है, हमें इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, डेटा साइंस के लोकप्रिय उपकरण हैं। तो डेटा साइंस के लोकप्रिय उपकरण क्या है, SQL और R या फिर SAS SAS और MATLAB मतलब पाइथन या फिर उपयुक्त सभी। तो डेटा साइंस के जो पॉपुलर टूल्स की बात की जा रही है तो ये पॉपुलर टूल्स जो है तो तीनों है उपयुक्त। IPv4 और IPv6 में अंतर नहीं है, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें से कौन सा आंसर नहीं है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। तो देखिए इसमें अगर हम सीधे आंसर की बात कर लेते हैं, है ना, कि IPv4 और IPv6 में अंतर नहीं है, तो कौन सा अंतर नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन डी वाला, ये इसमें अंतर नहीं है। ठीक है, अब इसको देखिए, ये क्या कह रहा है कि IPv4 का विकास IEFT ने किया जबकि IPv6 का विकास ARPA ने किया। ठीक है ना, तो दिए गए प्रश्न के अनुसार आपका जो आंसर है तो ऑप्शन 4 वाला है। IPv4 और IPv6 में ये IPv4 का विकास IEFT ने किया जबकि IPv4 का विकास ARPA ने किया, यह अंतर नहीं है। ठीक है ना, बाकी इसके अलावा ये वाला और ये वाला सी वाला, ठीक है ना, तो ये सब क्या है, इनमें अंतर है। ठीक है ना, मैं इसको नहीं पढ़ रही हूँ, आप लोग क्योंकि आपके काम की जो चीज़ें हैं आपको मैंने बता दिया, इसको देख लीजिए, बस हो गया। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग के सेवा मॉडल में कंप्यूटिंग संसाधनों जैसे सर्वर, स्टोरेज एवं नेटवर्क की पहुंच सुनिश्चित करता है। तो कौन सा करेगा भाई, यहाँ पे देखिए IaaS, PASS पास, SaaS
सास, तास ऐसे पढ़ सकते हैं, या फिर IAAS, PASS, तो इनमें से ये ऑप्शन ए आपका ये ठीक है ना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के सेवा मॉडल में कंप्यूटिंग संसाधनों जैसे सर्वर, स्टोरेज एवं नेटवर्क की पहुंच कौन सुनिश्चित करता है, तो ये IaaS करता है। अब हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, है ना, कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। आई हो ये आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, जो मैंने लिखा है ज़्यादा हौच पौच हो गया होगा, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ ना तो आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो IaaS का फुल फॉर्म क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है तो 8 है। देखिए, निम्डा एवं नेस्ट काई निम्नलिखित में से क्या है, क्या ये दोनों एंटीवायरस हैं, दोनों वायरस एवं वार्म हैं, या एक रैनसमवेयर एवं वायरस है, या दोनों ही वार्म है ना। तो क्या होगा इसमें से, तो ये दोनों वायरस एवं वार्म है, ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो निम्डा एवं नेस्ट काई की बात की जा रही है, तो ये दोनों क्या है, ये वायरस एवं वार्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 31 मार्च 2024 की स्थिति में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मध्य प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है, इसमें क्या 2% है, 4% है, 6% है, या फिर 10% है। तो कितना होगा, तो ये 6% है, ठीक है ना। ये एक डेट दी जा रही है आपको, ये जो रिपोर्ट आई है ना उसके अनुसार एक आपको पर्टिकुलर 31 मार्च 2024 की स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है। तो उसके तहत भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में जो मध्य प्रदेश का योगदान रहा है वो 6% रहा है, ठीक है ना। आपको ये जो रिपोर्ट दी गई है, एक डेट दी गई है, तो इस डेट के अनुसार इस पे काम करना है ना। मैं हमेशा आपको कहती हूँ, हर बार कहती हूँ कि जब आप प्रश्न को पढ़ते हैं तो आपको प्रश्नों को हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ना है, और एक एक चीज़ को देखना है कि उसमें क्या बारीकियाँ हैं, है ना। जैसे इसमें पूछा है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में पूछा गया है ना। तो ऐसी चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना है, और प्रश्न को हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पश्चिमी सतपुड़ा का भाग नहीं है ना। तो यहाँ पे पश्चिमी सतपुड़ा की बात की जा रही है कि कौन सा नहीं है। तो पहली बात तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं सुधार कराना चाहूँगी कि ये जो ग्वालीगढ़ लिखा है, इस ग्वालीगढ़ की जगह आप ये ऑप्शन ए पे क्या करेंगे, ग्वालीगढ़ ना करके आप इसको गुडविल कर लीजिए, गुडविल श्रेणी कर लीजिए, ठीक है ना। अब हम इसको बात करते हैं, ऑप्शन ए को इसमें से आप हटा दीजिए ग्वालीगढ़। क्यों, क्योंकि मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जितने चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं, ग्वालीगढ़ हो गया, अखरानी पहाड़ी हो गई, बीजागढ़ की पहाड़ी हो गई, और असीरगढ़ की पहाड़ियाँ हो गई हैं, तो ये सभी जो है तो पश्चिमी सतपुड़ा का ही हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये सभी पश्चिमी सतपुड़ा का ही हिस्सा है। अच्छा देखिए, इसमें एक चीज और है, एक पहाड़ी और है, कौन सी है, मथवार, मथवार की पहाड़ी। तो पश्चिमी सतपुड़ा में कौन कौन सी पहाड़ी आपको मिल रही है, अखरानी है, बीजागढ़ है, मथवार है, और आपका क्या है, असीरगढ़ है, ठीक ना। अच्छा ठीक है, इसमें देखिए जो असीरगढ़ की पहाड़ियाँ मिल रही हैं, तो असीरगढ़ की पहाड़ी को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असीरगढ़ की पहाड़ी को दक्षिण का प्रवेश द्वार, इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें एक बात और कर लेते हैं। देखिए, चूंकि हम सतपुड़ा रेंज की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, पहले इसको डिलीट करते हैं। देखिए, मान लीजिए सतपुड़ा रेंज है, और सतपुड़ा रेंज को जो ये पश्चिमी की बात यहाँ पे आई थी ना, तो ये पश्चिमी वाला हिस्सा जो है इसे राजपीपला कहते हैं,
क्या कहते हैं, राजपीपला। बीच वाला जो है तो महादेव श्रेणी है ना, महादेव श्रेणी है ये, और ये आपका मैकाल श्रेणी है। अब देखिए सतपुड़ा रेंज की कितने, मतलब सतपुड़ा रेंज को जब आप देख रहे हैं तो ये 3 ग्रुप में आपको देखने को मिल रहा है। सतपुड़ा का पश्चिमी हिस्सा राजपीपला कहलाता है, बीच वाला हिस्सा महादेव श्रेणी है, और इसी महादेव श्रेणी में जो है तो आपका मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी जो है तो स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 1350 है। ठीक है ना। और ये जो पूर्वी हिस्सा क्या है, तो सतपुड़ा का पूर्वी हिस्सा जो है तो मैकाल श्रेणी आता है, मध्य में महादेव श्रेणी आता है, और पश्चिमी क्षेत्र में जो है तो राजपीपला आता है। इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें और देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि राजपीपला का जो है विस्तार है, राजपीपला श्रेणी का विस्तार कितने राज्यों में है, तो 2 राज्यों में है। कौन कौन सा है, पहला तो आपका ये एमपी में है, और दूसरा आपका कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है ना। तो सतपुड़ा का पश्चिमी वाला हिस्सा जो राजपीपला श्रेणी है, उसका विस्तार मध्य प्रदेश और गुजरात में है। वहीं पे अगर हम ये महादेव श्रेणी की बात करते हैं तो इसका विस्तार भी जो है तो मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। तो इसका विस्तार कहाँ है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। वहीं पे अगर हम मैकाल श्रेणी की बात करते हैं तो इसका विस्तार मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ में है। ठीक है ना। ये चीजें आप याद रखेंगे। और देखिए महादेव श्रेणी में हमने आपको बताया है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ चोटी जो है तो स्थित है। इसके अलावा मध्य में ही आपको कुछ पहाड़ियों के और नाम याद रखना है। महादेव वाले में चौरागढ़ हो गया आपका, नोट करते जाइएगा, चौरागढ़ हो गया, नंदीगढ़ हो गया, नंदीगढ़, पचमढ़ी हो गया आपका, पचमढ़ी भी है ना। तो ये सब कहाँ है, महादेव श्रेणी में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं मैकाल वाले हिस्से को, है ना। तो मैकाल वाला हिस्सा जो है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। और इसके अलावा आप देखते हैं कि यहाँ पे मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें कि मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक होगी, अमरकंटक चोटी है। ठीक है ना। क्या है, अमरकंटक चोटी है। अमरकंटक से नदियां भी निकलती है, और अमरकंटक चोटी जो है तो मैकाल श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है ना, ये भी याद रखना है आपको। और देखिए यहाँ पे इसकी बस इतना ही याद रखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ वाला तो आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि एक है श्रेणी बदरगढ़ है ना। तो बदरगढ़ भी जब होता है तो वो तो बदरगढ़ छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि वो एमपी और यूपी के एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा के बीच में आता है। तो कभी बदरगढ़ श्रेणी की बात आए तो वो बदरगढ़ श्रेणी जो है तो छत्तीसगढ़ में आता है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका। चलिए आगे बढ़े, यहाँ पे आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अब क्या आएगा, देखिए 21 मार्च एक डेट दी हुई है। 21 मार्च के बाद मध्य प्रदेश की जलवायु दशा में क्या परिवर्तन नहीं है। ठीक है ना। तो क्या परिवर्तन नहीं है ये देख लेते हैं हम। सूर्य की किरणें मध्य प्रदेश पर सीधी होने लगती हैं, बिल्कुल सही बात है। तापमान शून्य होने लगता है, नहीं। ये हमारा आंसर हमें ऑप्शन बी के रूप में ही मिल गया। क्यों, क्योंकि जब आप देखते हैं कि 21 मार्च के बाद जो है तो जलवायु दशा में जो परिवर्तन होता है तो तापमान बढ़ने लगता है ना। और अगर हम बात करें कि वर्ष का जो मार्च ऐसा महीना है वर्ष भर का जिसमें जो सबसे ज़्यादा तापांतर की स्थिति इस पे देखी जाती है ना। तो सबसे ज़्यादा तापांतर की स्थिति मार्च के महीने में ही देखी जाती है ना। और दिन का औसत तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस रहता है, बिल्कुल सही बात है। गर्मियां शुरू हो जाती हैं और तापमान हमारा 30 से 35, क्या हाईएस्ट बात करें तो 48-49 तक जाता है। वहीं पे 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, बिल्कुल सही बात है। ये 21 जून की एक डेट को याद रखिएगा, क्योंकि आयोग पहले भी ये प्रश्न पूछ चुका है कि किस तारीख को सूर्य की किरणें सीधी जो है तो कर्क रेखा पर पड़ती हैं। तो ये 21 जून ही वो डेट है जब सूर्य की किरणें जो है तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है ना। वहीं पे कर्क रेखा की जब हम बात करते हैं तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। ठीक है ना।
और तापांतर की बात कर ली हमने, महीने मतलब मार्च का महीना वर्ष का सबसे तापांतर की स्थिति दर्शाता है। तापांतर का मतलब होता है ताप का अंतर, है ना। तो वर्ष भर का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है, तो जो सबसे गर्म महीने की बात हम करते हैं, सबसे गर्म महीना कौन सा होता है, मई का होता है। वहीं पे सबसे ठंड का महीना कौन सा होता है, तो सबसे जो ठंडा महीना होता है वो आपका जनवरी का माना जाता है ना। तो एक मई वाला आपको याद रखना है कि मई का मंथ सबसे गर्म होता है, वर्ष का सबसे गर्म महीना होता है, और जनवरी जो होता है तो सबसे ठंडा महीना। वहीं पे मार्च आपका जो है तो सबसे ज़्यादा तापांतर की स्थिति दर्शाने वाला महीना होता है, ठीक है ना। तो मई, जनवरी और ये आपका मार्च, है ना। ये तीनों कैसे हैं, किस रूप में हैं, हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर इनमें से कोई प्रश्न आपको देखने को मिलता है तो आप प्रश्नों को बिल्कुल गलत नहीं करिएगा, ठीक है। देखिए, मध्य प्रदेश में देश का कुल कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में देश की बात की जा रही है कि देश का कितने प्रतिशत क्या है, वन क्षेत्र है। तो ये देख लेते हैं, 30.72% है, 12.30% है, 23% है, या फिर 21.03% है। तो कौन सा होगा इसमें, तो इसमें आपका जो 12.30 है ना। तो 12.30 जो हिस्सा है वह है मध्य प्रदेश में है ना, मध्य प्रदेश में है। और देश का कितने प्रतिशत है ये, तो 12.30% है। और ये क्या है, तो वन क्षेत्र की बात की जा रही है ना, वन क्षेत्र की बात की जा रही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा में बाएं तट से, है ना। हमने बात की थी ना कि नर्मदा में जो है तो टोटल 41 नदियां प्रवाहित होती हैं। 41 नदियां मतलब उसकी सहायक नदियां हैं नर्मदा की, कितनी हैं, 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से कुछ नदियां दाएं से, कुछ नदियां बाएं से, है ना। तो 22 नदियां बाएं से जाती हैं, कितनी जाती हैं, 22 नदियां बाएं तट से, और दाएं तट से कितनी जाती हैं, तो 19 नदियां जाती हैं, है ना। तो इसमें जो है तो बाएं पूछा गया है कि बाएं तट से कौन सी नहीं मिलती है, गोई है, छोटी तवा है, उरी है, या फिर बंजर है। तो ये उरी है। उरी नदी जो है क्या है, ये नर्मदा नदी में जो है तो बाएं तट से नहीं मिलती है, बल्कि ये दाएं तट से मिलती है, ठीक है ना। इसके अलावा गोई, छोटी तवा, बंजर, ये नर्मदा की ही सहायक नदियां हैं जो कि बाएं तट से मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में सत्य कथन को चुनने की बात की जा रही है ना। और यहाँ पे कोड भी दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय शिल्प कृषिगत उत्पादों को बढ़ावा देना है। केले के रेशे से बने उत्पादों के लिए बुरहानपुर ODOP में शामिल है। वहीं पर्यटन होशंगाबाद का ODOP है, ठीक है। तो ये जो बात कही जा रही है, क्या ये बात सही है, तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात जब हम करते हैं तो उसमें इसका जो लाने का उद्देश्य था तो स्थानीय शिल्प कृषिगत उत्पादों को बढ़ावा देना था, और केले के लिए बढ़ावा ODOP को बुरहानपुर के लिए नापित है, एवं उसके साथ ही केले के रेशे से बने उत्पादों के लिए भी बुरहानपुर नामित है, ठीक है ना। और पर्यटन की बात करें तो होशंगाबाद में ODOP जो है तो इसके किस चीज़ के लिए बढ़ावा दी जा रहा है, तो आपका पर्यटन के लिए है। इस तरीके से हमारे ये तीनों ऑप्शन सही है। आप देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिलों का उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही क्रम में व्यवस्थित करना है। इंदौर है, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, ये तो मिस्टेक हो गया, डबल है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, या इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। तो ये आपका ऑप्शन ए जो दिया हुआ है ना, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या की जब हम बात करते हैं 2011 के अनुसार, तो सबसे पहला स्थान किसका है, सबसे पहले स्थान आपका इंदौर का है, दूसरा जबलपुर का है, तीसरा सागर है, चौथा भोपाल है,
पाँचवा रीवा है, उसके बाद ग्वालियर का नंबर आता है। तो ये जितने ऑप्शन दिए हुए हैं, ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, तो ये अगर आपको इनमें से कोई चुनना है तो आप फिर पहला वाला ऑप्शन चुनेंगे, है ना, क्योंकि इसमें आपको पहले इंदौर देखने को मिल रहा है, सही बात है, और दूसरा जबलपुर, यहाँ पे भी इंदौर है, यहाँ पे भी इंदौर, लेकिन दूसरे नंबर पे यहाँ भोपाल है, इसलिए ये वाले ऑप्शन आपके बिल्कुल नहीं होंगे और दूसरा तो होगा ही नहीं। तो इस तरीके से जब आपको नियरेस्ट आपको अपना आंसर चुनना होता है तो आप ऐसे अपने आंसर तक पहुँचते हैं, है ना। और आपने पता चला कि आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से बहुत बार आपने पढ़ लिया, रट लिया, पहला इंदौर है, दूसरा जबलपुर है, और तीसरा सागर है, चौथा भोपाल है, फिर पांचवा रीवा है। तो आपको सागर और रीवा तो इसमें देख ही नहीं रहा है ना, तो इसको नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है। तो थोड़ा तो प्रश्न को जटिल बनाया जाएगा ना, थोड़ा सा क्रिटिकल तो बनाना है। तो आप ना उसके बाद का आंसर अगर आपको दिखता है अदर ऑप्शन के अलावा तो आप उसको सही टिक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद को 2028-29 तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? दुगना है, 3 गुना है, 4 गुना है, या फिर $5 ट्रिलियन है? तो कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? दुगना करने का गया है, ठीक है ना। तो ये कितना करने का लक्ष्य है? दुगना। और कब तक करने का लक्ष्य है? 2028 से 29 तक, ठीक है ना। तो क्या दुगना तिगना करने की बात कर रहे हैं हम? तो दुगना करने की बात हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद को, है ना। किसको? जीडीपी की बात की जा रही है। तो जीडीपी 2027-28 तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? 2 गुना, है ना। यहीं पे याद कर लेना आप, 2 गुना। मध्य प्रदेश में भेल की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? जापान है, सोवियत संघ रूस है, ब्रिटेन है, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है ना। तो इसमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी, ब्रिटेन के सहयोग से मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है तो भेल की स्थापना हुई थी। और कब हुई भेल की स्थापना? तो 1964 में हुई है। ये ईयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश राज्य माइक्रो इरिगेशन योजना, है ना, क्या है ये? सूक्ष्म सिंचाई योजना में ड्रिप सिस्टम, कौन सा सिस्टम है ये? ड्रिप सिस्टम लगाने के लिए लघु एवं सीमांत कृषकों को कितना अनुदान दिया जाता है? तो कितना दिया जाएगा? लागत का 80% या अधिकतम 12,000 रुपये, लागत का 80% या अधिकतम 40,000 रुपये। तो हमें हमारा आंसर ऑप्शन बी के रूप में मिल गया है और हम इसे यहीं पे एकदम से कंठस्थ कर लेंगे कि लागत का 80% हो या फिर अधिकतम 40,000 रुपये हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विकसित मध्य प्रदेश @ 2047 का क्या उद्देश्य है? औद्योगिक विकास की क्षमता का अनुकूलन, प्रत्येक जिले की विशिष्ट क्षमताओं एवं संभावनाओं की पहचान करना, या फिर सभी समुदायों एवं वर्गों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना। और ऑप्शन डी है हमारे पास, ये कथन उपर्युक्त सभी। तो हमारा जो आंसर होगा, तो ये जितने बात कही जा रही है ना, 1 2 3, तो ये सभी बातें सही है। तो उपर्युक्त सभी हमें हमारा आंसर ऑप्शन डी के रूप में मिलता है। तो आपको विकसित मध्य प्रदेश 2047 का जो उद्देश्य रखा गया है, तो ये आपको एकदम ध्यान रखना है कि औद्योगिक विकास की क्षमता का अनुकूलन दोहन, प्रत्येक जिले की विशिष्ट क्षमताओं एवं संभावनाओं की पहचान करना। ये वाले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो आप ओडीओपी से को रिलेट कर सकते हो इसको, है ना। और सभी समुदायों एवं वर्गों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना। इतने सारे ये प्रयास किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा घोषित कार्यशील मेगा फूड पार्क में शामिल जिले हैं, है ना। तो मेगा फूड पार्क की बात की जा रही है और मध्य प्रदेश में 2 मेगा फूड पार्क है ना। कौन कौन से हैं? एक तो आपका कहाँ है? एक आपका खरगोन में है और एक आपका देवास में है। तो ऑप्शन 1 और 3 कहाँ है? तो ऑप्शन बी में 1 और 3 है ना। तो 1 और 3 ऑप्शन बी में है।
देखिए देवास में कौन सा है, अवंती मेगा फूड पार्क, कौन सा है, अवंती मेगा फूड पार्क है। और खरगोन में कौन सा है, तो खरगोन में जो है तो इंडस है, इंडस मेगा फूड पार्क है ना। तो मेगा फूड पार्क कितने हैं मध्य प्रदेश में, 2 हैं। और यदि फूड पार्क की हम बात करते हैं तो 6 फूड पार्क हैं, कितने हैं, 6 फूड पार्क है ना। जिनमें से एक फूड पार्क है आपका जग्गा खेड़ी मंदसौर में है। तो मेगा फूड बनाए जाने के लिए वो प्रस्तावित है। तो यदि आपको प्रश्न ऐसा मिलता है कि तीसरा जो है तो मेगा फूड जो है तो किस जिले से संबंधित है या कौन सा फूड पार्क है जिसे मेगा फूड के रूप में बनाए जाने के लिए बात कही जा रही है, तो आप जग्गा खेड़ी का मंदसौर में जो वर्तमान में स्थित है फूड पार्क उसे याद रखेंगे, ठीक है। पेशा एक्ट 1996 की किस धारा के तहत राज्य विधानमंडल को इस एक्ट के इतर कोई भी नियम बनाने से रोका गया है। क्या वो धारा 9 है, धारा 4 है, धारा 6 है या फिर धारा 5 है। तो कौन सी धारा है भाई बताइए। पेशा एक्ट मध्य प्रदेश में तो लागू है ना। चलिए हम ही बता देते हैं, आप लोग का समय हम ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेंगे, बस जितनी काम की बातें हैं वही हम बात करेंगे और जो बातें हमने पहले कर ली है उसको हम रिवाइज कर ले रहे हैं, है ना। तो देखिए ये बात धारा 14 में स्टार्ट की गई है। और मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट कब लागू हुआ, तो मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट जो है तो 15 नवंबर 2022 से लागू हुआ है ना। और 15 नवंबर को ही कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण से। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा असत्य है भाई वो देखना है हमें। तो हम पढ़ते हैं, इस अधिनियम के तहत यदि कोई उद्योग पर्यावरण प्रदूषण करता है तो उसके लिए उपबंध है, ठीक है। इस अधिनियम में कंपनियों के द्वारा किए गए अपराध की चर्चा की गई है। तीसरा जो है, इस अधिनियम में सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराधों की चर्चा नहीं की गई है ना। तो ये कथन असत्य है, चर्चा की गई है, सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराधों की चर्चा इसमें नहीं की गई है। ये जो बात कह रहा है तो ये आपका कथन असत्य है ना। बाकी इसके अलावा चौथा क्या है, इस अधिनियम का उद्देश्य पर्यावरण को मानव एवं अन्य जीव जंतुओं के लिए अनुकूल बनाना है। तो बिल्कुल सही बात है, ये सब अच्छी अच्छी बातें की गई हैं इसमें, है ना। लेकिन ये वाला आपका मिसमैच है। ये जो है तो दिए गए स्टेटमेंट के अनुसार आपका जो प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो इस अधिनियम में सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराधों की चर्चा नहीं की गई है, यह कथन असत्य है। ट्वेंटी थ्री है, मध्य प्रदेश की विधानसभाओं के अध्यक्षों का युग्म कौन सा असुमेलित है। देखिए हमें कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा असत्य है, कौन सा असुमेलित है, ये सारी बातें आ रही हैं और हमको देखने को मिल रही हैं। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या बात कही जा रही है कि तृतीय विधानसभा के टाइम पे कौन अध्यक्ष थे, तो कुंजीलाल दुबे, बिल्कुल सही बात है। चतुर्थ विधानसभा के टाइम पे कौन थे, तो श्री काशी प्रसाद पांडे। वहीं पंचम विधानसभा की बात की जाए तो श्री गुलशेर अहमद थे। और छठवें विधानसभा की बात की जाए तो तेजलाल टेम्बरे नहीं थे। तो दिए गए ऑप्शन में से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। क्यों, क्योंकि तेजलाल टेम्बरे जो थे तो पांचवें विधानसभा में कुछ टाइम के लिए गुलशेर अहमद थे और कुछ टाइम के लिए तेजलाल टेम्बरे जी थे, ठीक है ना। तो छठवीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, क्या नाम था उनका, क्या नाम था भाई, मनसुख राम, सुखाराम, क्या नाम था।
मध्य प्रदेश पंचायत राज्य एवं राज्य स्वराज अधिनियम 1993 में अध्यादेश के माध्यम से पहला संशोधन कब हुआ था, है ना? कब हुआ था पहला संशोधन? 24 जनवरी 1994, 25 जून 1994, 30 मई 1994 या फिर 30 जुलाई 1994। तो ये डेट हमारी क्या है? 25 जून की है। 25 जून 1994 को इसमें अध्यादेश के माध्यम से पहला संशोधन हुआ था। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है हमारा? मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की बैठकों हेतु गणपूर्ति जो कोरम है वो कितने प्रतिशत अनिवार्य की गई है? क्या वो 15% है ना? क्या वो 20% है या फिर 10% है या फिर 5%? तो ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। कितना है? 10% है। ठीक है, देवी अहिल्याबाई ने इंदौर में लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 या फिर 10? तो ऑप्शन बी, उनका शासनकाल कितने टाइम तक रहा? लगभग कितने वर्षों तक था? तो 30 वर्षों तक था। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ, इंदौर से राजधानी कहाँ ट्रांसफर की थी? तो महेश्वर में। कहाँ? महेश्वर में। महेश्वर कहाँ आता है आपका? खरगोन जिले में आता है ना? तो और ये किस वंश से संबंधित है? तो देवी अहिल्याबाई जी आपका होलकर वंश से संबंधित है ना? और होलकर वंश इंदौर में स्थित था। और ये देवी अहिल्याबाई जी की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो 300वीं जयंती मनाई जा रही है। देखिए अब बात क्या आ रही है? शिवपुरी में 1857 की क्रांति का विप्लव कब हुआ? 20 जून 1857 को, 30 जून 1558, 22 जून 1857 या फिर 9 जून 1857 को। तो ये शिवपुरी में 1857 तो ठीक है, लेकिन आपसे डेट के साथ ये जानकारी चाहिए। बात की जा रही है तो 20 जून। क्या शिवपुरी में जब बात आएगी 1857 की क्रांति के विप्लव की, तो वो आप याद रखेंगे, कौन सी डेट याद रखेंगे? 20 जून को, है ना? 20 जून को आप ये डेट याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे शिवपुरी में क्या किया गया था? जो ये यहाँ पे अंग्रेजों की जो संचार व्यवस्था थी ना, तो संचार व्यवस्था अंग्रेजों की, उसको जो है तो भंग करने का प्रयास किया गया था। एक यही विद्रोह नीमच से बात की जा रही है कि नीमच में 1857 का विद्रोह कब हुआ? तो ये तो आप सबको ही पता होगा, ये पहली घटना है और नीमच से हुई थी। कब हुई थी? तो 3 जून को, है ना? तो ये डेट तो ऑब्वियसली आप लोग को याद ही होगा कि 3 जून 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो आपका कहाँ से हुई थी? नीमच से हुई थी। ठीक है, आगे बढ़े इसमें। देखिए मध्य प्रदेश में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था, है ना? पहली बात तो ये यहीं पे आप देख लीजिए कि एक नमक सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। अब हम देखते हैं ये कहाँ हुआ? जबलपुर, नीमच, खंडवा या फिर मंदसौर। तो कहाँ से हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को ये जबलपुर से हुआ था, है ना? अब यहाँ पे नेतृत्व करने वाले भी कुछ लोग होंगे। तो नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, तो नेतृत्व करने वाले लोग कौन कौन से हैं? तो इसमें आप नाम नोट करिएगा। क्या नाम है? सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास। दूसरा है द्वारिका प्रसाद मिश्र, द्वारिका प्रसाद मिश्र। ठीक है, देखिए रतलाम में स्त्री सेवा दल, प्रजा परिषद एवं कांग्रेस कमेटी की स्थापना वर्ष कौन सा क्रम सही है ना? तो ये सीक्वेंस वाइज पूछा जा रहा है कि रतलाम में स्त्री सेवा दल, फिर प्रज्ञा परिषद और कांग्रेस कमेटी की स्थापना का वर्ष कौन सा सही था? तो ये आपका ऑप्शन ए 1931, 1935 और 1920 बिल्कुल सही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास और इसमें क्या बात की गई है? बघेलखंड के शासकों से संबंधित ये प्रश्न है। तो बघेल राज्य का विलय
बघेल राज्य का विलय भारत संघ में किसके काल में हुआ था, है ना। तो किसके काल में हुआ था, मार्तंड सिंह है, गुलाब सिंह है, वेंकटरमन है या फिर रघुराज सिंह है। तो ये सभी बघेल शासक हैं और इनमें से जो आपका मार्तंड सिंह है ना, ऑप्शन ए आप देख रहे होंगे मार्तंड सिंह। तो बघेल राज्य का जो विलय हुआ था तो मार्तंड सिंह के काल में हुआ था, है ना। मार्तंड सिंह जी की अगर हम बात करें तो ये जो है तो बघेलखंड राज्य में रीवा राज्य के जो है तो आखिरी शासक थे। और अच्छा, आप एक आम अनुसंधान आपने पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो जो आम अनुसंधान है मध्य प्रदेश के रीवा के गोविंदगढ़ में है। तो जो अनुसंधान स्थापित कराया गया था ना, तो उसमें मार्तंड सिंह जी का योगदान था, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो रीवा रियासत के विलय की बात की जा रही है, इसमें बघेल राज्य कहें या रीवा राज्य के विलय की बात करते हैं कि रीवा रियासत का विलय कब हुआ था भारत संघ में, तो इसकी एक डेट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी और वो डेट का क्या है, 11 मार्च। क्या है, 11 मार्च 1948, है ना। तो 11 मार्च 1948 इम्पोर्टेंट डेट है। इसमें जो है तो बघेल राज्य का विलय भारत संघ में किया था। मार्तंड सिंह जो कि रीवा रियासत के आखिरी राजा थे, इनके उसमें जो है तो ये विलय हुआ था, है ना। हमने भोपाल भी पढ़ा था कि 1 जून, है ना, कब, 1 जून 1949 को, है ना। 1 जून 1949 को जो है तो इसका विलय हुआ था। किसका, भोपाल रियासत का विलय हुआ था। भोपाल रियासत के विलय की भी बात हमने कही थी कि भोपाल रियासत का विलय भारत संघ में कब हुआ था। तो भारत संघ में 1 जून 1949 को हुआ था। ये 48 है, सॉरी, 11 मार्च 1948 है ये 49 ना समझ लीजिएगा आप लोग, मैंने लिख भी दिया था गलती से 1948 में, है ना। तो मार्तंड सिंह के कार्यकाल में बघेल राज्य का विलय भारत संघ में इस डेट को हुआ था। वहीं पे हमने थोड़ी सी बात कर ली भोपाल रियासत की, है ना। और भोपाल रियासत के अंतिम नवाब कौन थे, तो नवाब हमीदुल्ला खां थे। ये बात हमने लास्ट FLT में ये डिस्कशन हमने किया था, है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, बस इसमें तो इतना ही है ना। देखिए, नरेश श्रीवर्धन, पुथुवर्धन, शोरवर्धन, जयवर्धन आदि किस क्षेत्र में शासन रत्न थे, है ना। तो ये किस वंश से और कौन से क्षेत्र में शासनरत थे। तो ये जो दिए गए ऑप्शन है आपके पास, तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए महाकौशल के पश्चिमी भाग में, है ना। महाकौशल के पश्चिमी भाग में आप जो जबलपुर वाला भाग देखते हैं ना, जहाँ पे त्रिपुरी कलचुरी वंश था, वहाँ पे ही जो है तो महाकौशल के पश्चिमी भाग की बात की जा रही है। और ये सब उसी क्षेत्र में शासनरत के शासक थे, है ना। बुंदेलखंड में आपने देखा था परिव्राजक वंश, कौन सा है, परिव्राजक वंश की हम बात करते हैं। तो परिव्राजक वंश हमें बुंदेलखंड क्षेत्र में देता है। इसी के साथ आप चंदेल वंश देखते हैं, तो चंदेल वंश भी आपको कहाँ दिखता है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में दिखता है। वहीं दक्षिणी निमाड़ में बात करते हैं तो दक्षिणी निमाड़ साइड में आपको कौन सा वंश मिलता है, तो फारूकी वंश। फारूकी वंश आपको निमाड़ क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य के उपयोग की जानकारी देने वाला विश्व का पहला शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था यहाँ पे, तो ग्वालियर चतुर्भुज मंदिर शिलालेख, उज्जैनी संदीपनी आश्रम शिलालेख, चित्रकूट शिलालेख सतना या फिर भरहुत शिलालेख सतना। तो इनमें से कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए, कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए में क्या है, ग्वालियर चतुर्भुज मंदिर अभिलेख से शून्य के उपयोग की जानकारी हमें मिलती है ना। और ये विश्व का पहला शिलालेख यहीं से प्राप्त हुआ है जो शून्य के उपयोग की जानकारी हमें देता है। अगला एक और अभिलेख की बात हम करते हैं, पहेवा प्रशस्ति एवं कहला अभिलेख, ठीक है। इनके नाम देखिएगा, पहेवा है और कहला अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है, तो किसकी जानकारी मिलती है, क्या गुर्जर शासक हरिश्चंद्र की, परमार शासक मिहिर भोज, महाराज नागबल या फिर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम। तो किसकी जानकारी मिलती है, तो इसमें हमें परमार शासक मिहिर भोज की जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, ये भी परमार वंश से संबंधित एक प्रश्न आ गया। राजा भोज का उत्तराधिकारी कौन था,
यशोवर्मन, विंध्यन वर्मन, जय सिंह या फिर महलक देव। ठीक है, तो कौन है दिए गए ऑप्शन में से जय सिंह। ठीक है ना, तो राजा भोज का जो उत्तराधिकारी है था वो जय सिंह था, है ना। और वहीं पे जो आप ऑप्शन डी में महलक देव को देख रहे होंगे, तो महलक देव जो है तो परमार वंश का आखिरी शासक था। ठीक है ना। अब राजा भोज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो राजा भोज जो है तो परमार वंश से संबंधित हैं, है ना। और इन परमार वंश से संबंधित है और इन्होंने जो है तो परमार वंश की बात आ रही है ना, तो पहले थोड़ा हम देख लेते हैं कि परमार वंश के संस्थापक कौन थे। परमार वंश के संस्थापक, तो परमार वंश के जो संस्थापक हैं कौन है, कृष्णदेव हैं। कौन है, कृष्णदेव है, सॉरी कृष्णराज है, कृष्णराज। कृष्णराज या फिर उपेंद्र, या तो आपको नाम उपेंद्र मिलेगा या फिर कृष्णराज मिलेगा। ठीक है ना, तो ये परमार वंश के संस्थापक थे, है ना। एक बार और इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी ना, तो राजधानी परमार वंश ने अपनी राजधानी इनकी कहाँ कहाँ थी, तो इनकी राजधानी एक तो धार में थी और एक उज्जैन में, तो दो जगह इनकी राजधानी हुआ करती थी। और परमार वंश के संस्थापक की बात में हमने उपेंद्र को पढ़ा, कृष्णराज को पढ़ा, लेकिन यहीं पर अगर बात करें वास्तविक संस्थापक कौन था, है ना, वास्तविक संस्थापक की अगर बात आपसे की जाएगी तब आप क्या करेंगे, किसको टिक करेंगे, तो वास्तविक संस्थापक की जब बात आएगी तो श्री हर्ष का नाम आएगा। किसका आएगा, श्री हर्ष, श्री हर्ष या सियक द्वितीय, श्री हर्ष या सियक द्वितीय भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, याद रखना यहाँ पे वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तब आप श्री हर्ष या सियक द्वितीय देंगे, या फिर ऑप्शन में जब ये कृष्णराज या उपेंद्र नहीं रहेगा तब आप श्री हर्ष या सियक को टिक करेंगे। प्रश्नों की जैसी प्रकृति होगी उसके अनुसार आपको जवाब देना है। इसके अलावा राजा भोज को कुछ उपाधियां भी प्राप्त मिली थी, जैसे कविराज। राजा भोज को कौन सी उपाधि दी थी, कविराज के नाम से उन्हें उपाधि मिली थी। एक तो कविराज है और दूसरा क्या है, एक और आपका ये नव विक्रमादित्य, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, नव विक्रमादित्य। नव विक्रमादित्य और कविराज की उपाधि किस भोज परमार राजा को दी गई थी, तो ये आपको राजा भोज को ये उपाधियां दी गई थी। ठीक है, इरेज कर देती हूँ, मैंने बोल भी दिया है, अगर आपको ज़रूरी लगता है तो आप लिख लीजिएगा। हमें तो बिल्कुल ज़रूरी लगा था, इसीलिए हमने इससे संबंधित ये बात आपको बता दी। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गोंड जनजाति में नहीं मनाया जाता, है ना, तो कौन सा नहीं मनाया जाता। क्या एक प्रश्न छूट गया हमारा, हमेशा लग रहा है कि एक प्रश्न, हाँ ये हमारा एक प्रश्न छूट गया था। देखिए, लमसेना विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है, गोंड, भारिया, उरांव या सहरिया। तो लमसेना विवाह गोंड और भारिया इन दोनों ही जनजातियों में देखा जाता है। इसके अलावा लमसेना और दूध लौटावा, है ना, क्या, दूध लौटावा, तो ये गोंड और भारिया ये दोनों विवाह की पद्धतियाँ, दूध लौटावा और लमसेना विवाह, ये दोनों ही जो है तो गोंड और भारिया जनजाति में आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, यहाँ पे ये बात आपको याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपके ये एक और दो दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न की क्या हमने बात की कि गोंड जनजाति में कौन सा त्यौहार नहीं मनाया जाता है, बिदरी पूजा है, बकबंदी है, नवाखानी है या फिर बिरही पूजा है। तो ये ऑप्शन डी, बिरही पूजा नहीं मनाया जाता। ठीक है ना, बिरही पूजा नहीं मनाया जाता है। इसके अलावा एक और है, पर्व की बात करें, पर्व हो या त्यौहार लिखा हो तो एक ही बात होगी, इसमें मड़ई त्यौहार, गोंड जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है, मड़ई त्यौहार इसमें मनाया जाता है ना। तो मड़ई त्यौहार किससे संबंधित है, तो गोंड जनजाति से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा लारू काज है, मेघनाथ है, मढ़ई है, लारू काज है, बकबंदी, तो बकबंदी तो ये आपका है, ये है, तो ये सभी गोंड जनजाति से संबंधित है।
ठीक है, और दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी बिरही पूजा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत और रामायण ग्रंथों में मिलता है? कोल, भील, सहरिया या फिर कोरकू। तो किसका मिलता है? कोल का, है ना। तो कोल जनजाति का उल्लेख हमें कहाँ कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है, महाभारत में भी देखने को मिलता है और रामायण के ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। ठीक है ना। कोल जनजाति का निवास स्थान की अगर हम बात करते हैं तो कोल जनजाति का जो निवास स्थल होता है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, या फिर हम बात करें रीवा संभाग में। ठीक है ना, तो रीवा संभाग में जो है तो कोलों का निवास स्थल होता है। ठीक है, और इसका प्रमुख नृत्य कौन सा होता है? तो कोल जनजाति का नृत्य की बात करें तो एक प्रमुख है कोलदहका। क्या है? कोलदहका एक इसका प्रमुख नृत्य है ना। इसके अलावा और भी बातें हमने की थी, लेकिन फिर भी एक बार हम बात कर लेते हैं कि भील जनजाति जो है तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है ना। और सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में निवासरत है, और इनके निवास की बात करते हैं तो कोरकू क्षेत्र जो होता है तो इसका निवास स्थान मध्य क्षेत्र होता है ना। मध्य क्षेत्र इसका होता है गोरकू का। ये आपका जो है तो बैतूल वाला हो गया, बैतूल है, हरदा है, होशंगाबाद है, तो इस वाले छिंदवाड़ा है, तो स्पेशली बैतूल वाले क्षेत्र में इनका कोरकू का निवास स्थान होता है। गोंड ठाकुरों के यहाँ अधिकांशतः आश्रय लेने वाली जनजाति कौन सी है? क्या पारधी है, भील है, लोहड़िया है या फिर भिम्मा है? तो क्या बात की जा रही है कि गोंड ठाकुरों के यहाँ अधिकांशतः आश्रय लेने वाली जनजाति कौन सी होती थी? तो वो भिम्मा जनजाति होती थी। ठीक है, कोरकू जनजाति द्वारा गोदनिया नामक चित्र किस अवसर पर बनाया जाता है ना। गोदनिया नामक चित्र जो है तो किस अवसर पर बनाया जाता है कोरकू जनजाति द्वारा? होली, कृष्ण जन्माष्टमी, दिवाली या फिर सप्ताही। तो ये जो दिए गए हैं अवसर, इनमें से कौन सा है? तो आपका जो दिवाली वाला है तो दिवाली है ना। क्या होगा? दिवाली। क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रपति अनुच्छेद डैश के तहत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के डैश के परामर्श के बाद किसी जनजाति या जनजाति समूह को विनिर्दिष्ट कर सकता है? सॉरी। तो ये आपका जो आर्टिकल पूछा जा रहा है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 342 के तहत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल से, किससे? राज्यपाल के परामर्श के बाद किसी जनजाति या जनजाति समूह को निर्दिष्ट कर सकता है। यानी कि ये प्रश्न आपका ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति को 342 अनुच्छेद के तहत यह पावर होता है कि वह कौन अनुसूचित जाति में शामिल होगा, कौन जनजाति में शामिल होगा, ये बात जो है तो राष्ट्रपति के द्वारा संघ राज्य क्षेत्र या किसी राज्य के राज्यपाल से संबंधित उससे परामर्श के बाद ये इस समूह में शामिल करने की बात की जा सकती है। तो किस आर्टिकल? 342 है ना। और किसी राज्य के या संघ राज्य क्षेत्र के किससे संबंधित बात की जाएगी? तो राज्यपाल से। ना तो वहाँ पे मुख्यमंत्री का कोई रोल होगा, ना वहाँ पे किसी जस्टिस का काम होगा, ना कहीं किसी कैग का काम होगा। वहाँ किससे सलाह ली जाएगी? वहाँ पे राज्यपाल से सलाह ली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। भीमा नायक निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही बात है। रघुनाथ सिंह मंडलोई प्रमुख गोंड जनजाति क्रांतिकारी थे। तो नहीं को
ये ऑप्शन बी आपका दिए गए स्टेटमेंट के अनुसार असत्य कथन है। क्यों? क्योंकि आप लोग कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे ना कि रघुनाथ सिंह और शंकर शाह सिंह ये जो है तो गौड़ समुदाय से संबंधित हैं, लेकिन आप इनका पूरा नाम तो पढ़िए। ये रघुनाथ सिंह मंडलोई की बात की जा रही है ना, तो ये रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला समुदाय से हैं। किससे हैं? भिलाला समुदाय से थे, ठीक है ना। तो ये गौड़ जनजाति के क्रांतिकारी नहीं है, ये भिलाला समुदाय से संबंधित क्रांतिकारी थे, ठीक है ना। इसके अलावा आपका ये स्टेटमेंट भीमा नायक को निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से प्रसिद्ध है, जाना जाता है। तो निमाड़ का रॉबिन हुड कौन है? भीमा नायक है ना। और इंडियन रॉबिन हुड कौन है? टांट्या भील है ना। अंग्रेजों ने इंडियन रॉबिन हुड किसको कहा था? टांट्या भील। इंडियन रॉबिन हुड टांट्या भील, और निमाड़ का रॉबिन हुड तो भीमा नायक, ठीक है ना। इसके अलावा 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है, ठीक है। ये बात भी हमने कर ली। चलिए देखते हैं आप 43 नंबर का प्रश्न। कुरुख, कुरुख बोली किस जनजाति द्वारा बोली जाती है? उरांव है, मवासी है, प्रधान है या फिर खैवार है? तो आपका ये जो उरांव जनजाति है, कौन सा है? उरांव है ना। तो उरांव जनजाति के द्वारा कुरुख बोली बोली जाती है। अगर अच्छा, उरांव जनजाति में एक चीज आप युवा ग्रह याद रखिएगा। उरांव जनजाति का एक युवा ग्रह है, युवा ग्रह क्या है? धूमकोरिया, धूमकोरिया, ध्यान दीजिएगा। धूमकोरिया जो है तो उरांव जनजाति का क्या है? युवा ग्रह है। धूमकोरिया का संबंध किस जनजाति से है? तो उरांव जनजाति से है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति समूह PVTGS के रूप में चिन्हित है ना। तो यानी विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये बहुत इजी, सबसे इजी प्रश्न तो यही होगा आपके लिए, FLT में रहा होगा कि बैगा भारिया सहरिया, है ना। तो ये विशेष पिछड़ी जनजाति है और इनसे संबंधित जो है तो सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है। कौन सी योजना? तो आहार योजना, है ना। तो आहार योजना, आहार अनुदान योजना, आहार अनुदान योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत गवर्नमेंट द्वारा 1500 रुपये प्रति माह इन्हें दिया जा रहा है, ठीक है ना। और यह योजना विशेष रूप से 3 पिछड़ी जनजातियों के लिए है। किसके लिए है? जनजातियों के लिए। कौन कौन सी हैं? बैगा, भारिया और सहरिया, ठीक है। देखिए, मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को अंतिम सफलता, है ना, अंतिम सफलता की बात की जा रही है कि अंतिम सफलता पर कितनी राशि दी जाती है। तो पूरी तरह से जब आप कोई भी व्यक्ति संघ लोक सेवा आयोग UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करता है तो पूरा जब फाइनल उसका हो जाता है, फाइनल लिस्ट में उसका नाम आ जाता है, प्री मेंस इंटरव्यू उसका सब कुछ हो जाता है, तो उसके बाद उसे जो है तो 50,000 रुपये दिए जाते हैं, है ना। अच्छा, इसके पहले प्री में भी कुछ दिए जाते होंगे, कुछ मेंस में भी मिलते होंगे। तो जब प्री निकलता है तो 40,000 ये वाला, है ना, पहली बार, और फिर 60,000 मेंस में दिया जाता है, और फाइनल रूप से कितना दिया जा रहा है? अंतिम सफलता में। तो अंतिम सफलता में जो है तो 50,000 दिया जाता है, ठीक है ना। तो दिए गए ऑप्शन में से आपका ऑप्शन डी ये बिल्कुल सही होगा। देन नेक्स्ट है 46 नंबर का। 46 क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला, ठीक है ना। तो लिस्बन देश की बात की जा रही है। ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड है, गोल्डन की ऑफ यूरोप है, या की टू द सिटी ऑफ लिस्बन है, और चौथा क्या है? लिस्बन शांति पदक है। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन सी है, की टू द सिटी ऑफ लिस्बन, है ना। तो की टू द सिटी ऑफ लिस्बन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? लिस्बन देश के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, और ये एक डेट भी दी गई है कि 7 अप्रैल को, है ना। तो जब बात यहाँ की जाती है तो आपके लिए ये डेट भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। इसको आप नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है,
SDG 2023-24 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? 15वें क्रम का रहा है, 16वें क्रम का रहा है, 18वें क्रम का रहा, या फिर 17वें क्रम का रहा? तो कौन सा रहा है? तो ऑप्शन सी 18वें क्रम का, है ना। तो SDG 2023-24 की जो रिपोर्ट आई है उसमें मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा था? तो 18वां स्थान था। लेकिन अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, मध्य प्रदेश का तो 18वां था, लेकिन हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं ना कि पहले स्थान पे कौन था। तो पहले स्थान पे जब हम बात करते हैं तो पहले स्थान पे 2 स्टेट है। कौन सा है? केरल और उत्तराखंड। केरल और उत्तराखंड, ठीक है ना। ये तो राज्यों की बात की गई, लेकिन अगर केंद्र शासित राज्यों की हम बात करते हैं तो केंद्र शासित राज्यों की जब हम बात करते हैं तो केंद्र शासित राज्यों की बात करते हैं तो उसमें पहला स्थान किसका था? चंडीगढ़ का था। किसका था? चंडीगढ़ का। पहला स्थान केरल, उत्तराखंड, दूसरा केंद्र शासित राज्यों में पहला स्थान चंडीगढ़ का था, और मध्य प्रदेश का स्थान हमने देख ही लिया कि 18वें क्रम का था, ठीक है ना। अब देखिए ये जो SDG रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है? तो जारीकर्ता कौन होता है? तो जारीकर्ता जो होता है, तो जारीकर्ता आपका नीति आयोग होता है। कौन सा होता है? नीति आयोग। जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग है, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स में जो 2023-24 जारी की गई है उसमें क्या MP का जो है, MP का स्थान है ना। एक अंकों में बात कर लेते हैं। MP जो है तो 67 अंकों के साथ, क्या 67 अंकों के साथ जो है तो समग्र अंकों के साथ फ्रंट रनर राज्य बना है। क्या? फ्रंट रनर राज्य, इसे भी याद रखना है आपको, है ना। देखिए 67 फ्रंट रनर, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। देखिए SDG इंडिया की जो रिपोर्ट जारी हुई है 2023 की, पहली बात तो ये है कि अगर स्टेटों में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो मध्य प्रदेश का स्थान 18वें क्रम का है। वहीं पे जो ये रिपोर्ट जारी की गई है तो समग्र अंकों के साथ, नीति आयोग की जो रिपोर्ट जारी की जाती है तो समग्र अंकों के साथ जो है तो 67 अंकों के साथ, है ना। समग्र अंक कितना है? तो समग्र अंकों में 67, समग्र अंकों में 67 क्रम हासिल करके मध्य प्रदेश किस श्रेणी में आ गया है? तो फ्रंट रनर की श्रेणी में, ठीक है ना। अगर देखिए, अगर ये प्रश्न जब SDG का बनेगा तो इसमें फ्रंट रनर कैसे पूछा जाएगा कि SDG इंडिया 2023-24 में मध्य प्रदेश का स्थान रहा। मध्य प्रदेश ने हासिल किया, क्या हासिल किया? परफॉर्मर किया, अचीवर किया, रनर किया, या फ्रंट रनर किया? तो आप क्या बताएंगे 2023-24 की कंडीशन में? आप 2023-24 की कंडीशन में फ्रंट रनर बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? पतंजलि शास्त्री, हिमा कोहली, HK कानिया, या फिर दिनेश महेश्वरी? तो ऑप्शन डी, दिनेश महेश्वरी। कौन बने हैं? दिनेश महेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं, है ना। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष आपके दिनेश महेश्वरी बने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नवीन जोशी हैं, लोकेश राणा हैं, हितेश गुलिया, या फिर मनीष फोगाट? तो कौन बने हैं आपका? ऑप्शन सी, क्या है? ऑप्शन सी, हितेश गुलिया। हितेश गुलिया, ठीक है ना। और विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं। इसी के साथ हमारे आज के 50 जो FLT7 था उसमें ये आज का आखिरी प्रश्न है। और क्या बात की जा रही है इसमें कि मध्य प्रदेश का एक क्षेत्रीय, नहीं ये गलत है, एक क्षेत्रीय नहीं है, 7th दिया है। 7th क्षेत्रीय यानी 7वें क्रम का क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन, है ना। 7th क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन, जिसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस, है ना। तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था शहडोल में।
कहाँ आयोजित हुआ था? शहडोल में। याद रखिएगा, एक ग्लोबल समिट हमने पढ़ा था वो अलग चीज़ है, और ये क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन है 7th क्रम का, ये अलग है। तो ये कहाँ हुआ था? शहडोल में। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये जो है तो 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपके रिवीजन में ये डिस्कशन जो एक्स्ट्रा कुछ बातें हम कर रहे हैं तो ये सब आपके काम आया होगा, है ना। तो और बाकी तो हमने बात इसमें कर ली है। आप अपने डाउट जो है तो आप सब ग्रुप के माध्यम से पूछ भी रहे हैं आप लोग। इस वीडियो के देखने के बाद भी अगर मतलब फिर से आपके मन में कोई भी प्रश्न, जो भी कुछ हमने बताया है, अगर कहीं से आपका कोई डाटा मिसमैच होता है, कोई डाउट आपको होता है, तो आप जो है तो स्क्रीन में दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं, और आपको जो कोई पूछना हो, कोई जानकारी लेना हो तो आप ले सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं अगले सेशन में, है ना, अगले FLT के साथ। थैंक यू टू ऑल।